हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कम समय दिया है, तो आपको एक टारगेट बेस्ड स्टडी करनी पड़ेगी जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो यहाँ पे हम लोग आज मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट रहेगा। आपका टारगेट रहेगा 20 क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको, उसमें से आपके 18 सही होने चाहिए। अगर आपके 18 सही हो रहे हैं तो आप लोग मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। मैथ में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 18 से कम सही हो रहे हैं तो आपको थोड़ी मेहनत और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो को। आपको एक एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और खुद से सॉल्व करना है मेरे साथ में क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए, आपके सामने आज का जो पहला क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिए, पढ़िए, इसको सॉल्व करिए, फिर उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें बताया गया है कि इस चीज़ का, इस इक्वेशन का मान बताइए, इस इक्वेशन का मान क्या होगा। देखिए, आपने एक रूल पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, बोर्ड मास कहते हैं इसको। बोर्ड मास जो नियम होता है, इसमें सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर ऑफ, उसके बाद डिवाइड, फिर अपना मल्टीप्लाई, फिर ऐड और उसके बाद सब्ट्रैक्ट, इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिवाइड जो चिन्ह है उसको सॉल्व करेंगे। तो 3 का जब 15 में भाग देंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में कराए जाएंगे आपको सवाल। 3 का 15 में भाग देंगे तो 5 बचेगा। उसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 7 से हो जाएगा। तो 5 × 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी इक्वेशन जो अपन की निकल के आई है, इतनी इक्वेशन, इसका मान आ गया अपने पास 35। कितना आ गया, 35। अब यहाँ पे हमारे पास पहले क्या था, 35 माइनस इतनी इक्वेशन का मान क्या आया, इतनी इक्वेशन का मान आया 35 और +4। अब ये 35 आपस में कट जाएंगे, बचेगा आपके पास आंसर 4। तो जिसने भी आंसर 4 लगाया, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे, उसका आंसर सही है, उसका 1 नंबर यहाँ पे पक्का हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए, 15 से पूर्णतः विभाजित का मतलब ये है कि जो संख्या जो है ना 15, इसके आप दो ऐसे गुणनखंड करिए कि जो कि आपस में क्या होने चाहिए। देखिए यहाँ पे 5 × 3, 5 × 3 हमने इसकी गुणनखंड करे, यानी कि जो संख्या 5 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। आप देखिए, 5 से ये वाली विभाजित है, ये वाली विभाजित है और ये वाली विभाजित है। 6 क्यों नहीं है विभाजित, क्योंकि इसके लास्ट में 0 या 5 नहीं है, इस वजह से विभाजित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 तो कट गया आसानी से, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है, देखिए 5 से तो सभी विभाजित हैं, क्योंकि इसमें 0 आ रहा है, इसमें लास्ट आ रहा है, लास्ट में 5 आ रहा है और इसमें 5 आ रहा है। हमें चेक करना पड़ेगा कि 3 से कौन सी संख्या विभाजित है। 3 का रूल क्या होता है, देखिए मान के चलिए कि आपकी कोई संख्या है इस तरीके से। 3 का रूल कहता है कि उस संख्या में जितने भी अंक हैं उन सभी का जोड़ 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे मान के चलो, आप 24 यहाँ पे लिखा हुआ है, 24 में 2 और 4 हैं, इनको अगर आप लोग आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 निकल के आएगा। इनका जो जोड़ है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे जो 24 है, तो ये 24 जो है ना 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको चेक करके देखते हैं। तो 2 + 3 + 4 + 5 + 0, ये संख्या निकल के आई। तो 2 और 3 होता है 5 और 4 9, 9 और 5 14। अब आप कहें कि 9 और 5 14 हो गया, तो 14 तो 3 से विभाजित नहीं है, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चेक करेंगे, तो 4 और 2 6 हो गया, 6 और 9 15 और 5 20। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि 3 से विभाजित नहीं है 20। उसके बाद हम ये वाला ऑप्शन उठाएंगे, तो 1 1 1 1 और उसके बाद 5। तो 4 बार देखिए यहाँ पे 1 है, तो 4 हो गया और 5 कितना हो गया, 9। अब आप कहें कि सर जो 9 होता है वो 3 से विभाजित होता है, इस वजह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो आप लोगों ने जिसने भी ऑप्शन नंबर तीसरा लगाया है उसका ये आंसर सही होने वाला है, ठीक। चलिए अब ये एक और बेहतरीन क्वेश्चन है और एमपी पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित रहेगा। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को जब देखेंगे तो आप क्वेश्चन देख पाएंगे कि यहाँ पे एक आपको दिख रहा है कि 2.4 का होल क्यूब प्लस 0.8 का होल क्यूब, डिवाइड इसमें देना है इस चीज़ से। अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला याद आना चाहिए, AQ + BQ। AQ + BQ का एक फार्मूला होता है, वो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। इसका फार्मूला होता है A + B। क्या होता है इसका फार्मूला, A + B। अब A² + B² - AB, तो ये इसका फार्मूला होता है, यही फार्मूला इसमें लगेगा। अब आप कहेंगे यहाँ पे AQ + BQ है, तो इसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि
जो 2.4 है ना, इसको हम 2.4 प्लस 0.8 इसको हमने ले लिया यहाँ पे। उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूले में लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखा है, तो ये वाली संख्या आपस में कट जाएगी। हमारे पास जो बचेगा इतना मान बचेगा, 2.4 प्लस 0.8 मान बचा हमारे पास। तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3.2। 3.2 आंसर आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो जिस स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर 2 इसका लगाया है उसका आंसर सही हो गया है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर 2 अगर लगाए हैं तो आपका आंसर सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 360 के कितने धनात्मक गुणनखंड है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। देखिए जो 360 है, यहाँ पे हम आपको गुणनखंड निकालने का एक तरीका बताएंगे, गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। 360 को पहले आप लोग तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे, देखिए 360 को आप लोग तोड़ेंगे इसके गुणनखंड करके। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग तोड़ सकते हैं 4 × 9, 4 9 में 36 × 10 हो गया कितना, 360। अब 4 को लिख सकते हैं आप लोग 2 की पावर 2 इंटू 3, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं 10 को 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो टोटल हमारे पास 2 की पावर निकल के आई 3 इंटू 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब आपको क्या करना है, इतना आपने निकाल लिया। उसके बाद आपका काम रहेगा कि जो अपनी पावर हैं, जो घातें हैं, यहाँ पे जैसे घात हमारे सामने निकल के आई क्या, 3 निकल के आई, यहाँ पे 2 घात है और यहाँ पे 1 घात है। इनको एक एक बढ़ा करके आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे 3 है तो हम 4 लेंगे, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा करके, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम 3 लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम 2 लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 4 × 12 इंटू 2 24। यानी कि इसके जो टोटल गुणनखंड निकल के आए, धनात्मक गुणनखंड, उनकी संख्या कितनी हो गई, तो 24 उनकी संख्या हो गई। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो जिस भी स्टूडेंट ने आपका आंसर लगाया है ऑप्शन नंबर 1, तो वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे होल क्यूब दिख रहा है। क्या दिख रहा है, होल क्यूब दिख रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लोगों को एक नीचे तो समझ में आ रहा है कि ये किसका क्यूब होता है। आप कहेंगे 5 का क्यूब जो है ना, 5 का क्यूब होता है 125, यानी कि नीचे तो हमारा 5 आना चाहिए। अब हमारी किस्मत थी ख़राब, तो सभी ऑप्शन में क्या आ गया, 5 आ गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 125 × 4, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 सही 12/125 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो 125 × 4 होता है 500, और 500 प्लस 12 करेंगे तो 512। कितना आ गया, 512। तो हमारा मान निकल के आएगा 512/125। 512/125 यहाँ पे क्यूब लगा है, क्यूब रूट। ठीक है। अब इसका क्यूब रूट कितना होगा, 8 का 8 यहाँ पे हो जाएगा क्यूब रूट, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन मिलाने के लिए यहाँ पे इसको काट सकते हैं। तो 5 एकम 5 बचेगा 3, और आएगा नीचे यहाँ पे 5। तो एक सही 3/5 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा दिख रहा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो अगर आप लोग ऑप्शन तीसरा इसका लगा कर आएंगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट 1 नंबर बन के तैयार हो जाएगा। चलिए अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन में समझ में आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इस तरीके से आपको मान दिया गया। इसी तरीके से आपको जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको देखना है 64 × 3 करेंगे। 64 × 3 करेंगे तो कितना हो गया, 6 × 18 और 4 × 12, तो 192। 192 और 33 हो जाएगा 225/64। अब 225/64 जो है ना आया यहाँ पे मान। अब इसका अंडर रूट जब निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 15 कितना हो गया 8, 15/8 हो गया। ठीक है, तो इतनी इक्वेशन का मान कितना निकल के आया, 15/8 निकल के आया इतनी इक्वेशन का मान। ठीक है, जो अपनी पहली इक्वेशन थी उसका मान निकल के आ गया 15/8। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन को देखेंगे हम। दूसरी इक्वेशन में क्या कह रहा है,
दूसरी इक्वेशन में बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है वो लगा हुआ है यहाँ पे डिवाइड। आप लोग इसको प्लस नहीं समझेंगे, ये डिवाइड चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए 9 सत्ते 63 और एक 64/7 हो गया, 64/7 हो गया। अब यहाँ पे 64/7 इसका अंडर रूट जब लेंगे तो 8 बटे कितना हो जाएगा, 8/√7 हो जाएगा, 8/√7। अब यहाँ पे बीच में डिवाइड का चिन्ह लगा हुआ है तो हम इसको मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 15/8 इंटू √7 ऊपर रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरीके से काम हो गया हमारा, ठीक है। तो मतलब हमारा 2 का मान निकल के आ गया। तीसरी इक्वेशन रह गई है, उसको हम लिख लेंगे। अब तीसरी इक्वेशन में 2 का हमने किया है मल्टीप्लाई, 2 का किया है मल्टीप्लाई। उसके बाद 9 यहाँ पे 27 और एक 28, 28/9, 28/9 यानी कि आप देखिए 28/9 आया यहाँ पर। इसका जब अंडर रूट लिया जाएगा तो 9 का हो जाएगा 3, 9 का 3 हो जाएगा, 9 का कितना हो गया, 3 हो गया, नीचे आ गया 3। अब जो 28 है उसको कैसे लिख सकते हैं हम, 7 चौके 28 यानी कि √7 इंटू 2 यहाँ पे आ जाएगा और √7 आ जाएगा। तो अब निकल के क्या मान आया, यहाँ पे 2 इंटू 2 से यहाँ पे जो कट जाएगा 2 बार, कितने बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8 हो गया। 3 से ये काट देंगे तो यहाँ पे 3 पंजे 15 हो गया। उसके बाद √7 इंटू √7 करेंगे तो कितना हो गया, 7 हो गया। तो हमारा जो टोटली इक्वली मान निकल के आया, कितना निकल के आया, 7 पंजे 35 हो गया। कितना हो गया, 7 पंजे 35/8 इंटू 2 यानी कि 16। तो 35/16 निकल के आया हमारा मान। अब 35/16 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको ये दिख रहा है कि हमारा अपॉन में 16 है, तो आप लोग आंसर लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4। अब आपको सॉल्व ही करना है, तो 35/16 जब आप लिखेंगे तो आपके सामने निकल के आएगा 16 एकम 16, 16 दूनी होता है 32, 16 दूनी 32, बचेगा 3 हमारे सामने, नीचे आ जाएगा अपने पास 16। तो 2 सही 3/16 जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 टंकी को 2 नल ए और बी द्वारा क्रमशः 20 तथा 30 मिनटों में भरा जा सकता है। एक टंकी है उसमें 2 नल लगाए गए हैं। एक टंकी में 2 नल लगाए गए हैं, ए और बी। कौन कौन से नल लगाए गए हैं, ए और बी, 2 नल लगाए गए हैं एक टंकी में, ठीक है। उसके बाद हमसे कह रहे हैं कि एक नल जो है ना वो 20 मिनट में भर सकता है, एक नल 20 मिनट में भर सकता है, यानी कि एक जो ए है वो 20 मिनट में भर सकता है और बी भर सकता है इसको 30 मिनट में। अब इसका आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम आएगा 60 और यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। इसका जब डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि खाली टंकी को भरने के लिए पहले दोनों खोल दिए जाते हैं। कहा गया है कि खाली टंकी को भरने के लिए पहले दोनों नल खोल दिए जाते हैं, फिर कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार वह टंकी कुल 18 मिनटों में भर जाती है, ठीक है। तो यानी कि जो 18 मिनट काम हुआ है, 18 मिनटों तक काम हुआ है, 18 मिनटों तक नल चला है, वो कंटिन्यूसली कौन सा चला है, बी चला है, क्योंकि ए ही बंद किया गया है, बी बंद नहीं किया गया है। यानी कि इसका मतलब ये है कि बी जो है ना, बी ने पूरे 18 मिनट तक काम किया है। अब बी ने 18 मिनट तक काम किया है, इसका मतलब ये है कि बी 1 मिनट में 2 काम करता है, तो 18 मिनट में 36 काम करेगा, 36 काम करेगा। यानी कि टोटल हमारे पास जो काम की संख्या निकल के आई, टोटल हमारे पास टंकी की जो क्षमता निकल के आई, टंकी में कितने लीटर पानी जा सकता है, तो आप कहें कि 36 लीटर पानी जा सकता है, ठीक है, 36 लीटर पानी जा सकता है। तो यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी, टोटल क्षमता जो निकल के आई वो 36 लीटर की निकल के आई कि टंकी में 36 लीटर पानी जा सकता है। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि तदनुसार ए को कितने समय के बाद बंद कर दिया गया था। अब यहाँ पे 36 लीटर यहाँ पे भर दिया है किसने, बी ने, क्योंकि टोटल हमारे पास यहाँ पे क्षमता कितनी है, 60 की क्षमता है, उसमें से 36 लीटर तो 18 मिनट में बी ने भर दिया है। अब जो बचा हुआ काम था 36 में, अब 60 में से 36 घटाएं, कितना बचेगा, 24। 24 जो बचेगा, 24 जो काम बचेगा वो किसने किया होगा, 24 काम किया होगा ए ने। अब ए 1 मिनट में 3 काम कर रहा है, तो 24 मिनट में काम करने के लिए कितना उसको समय लगेगा, 8 मिनट का। यानी कि ए ने करे हैं 24 काम और 24 काम को करने के लिए 8 मिनट का समय लगा, और उसके बाद ए को बंद कर दिया गया और बी के द्वारा 36 काम को कंप्लीट कर दिया गया। तो इस तरीके से जो है ना
वो आंसर निकल के आएगा आपका 8 मिनट बाद ए को बंद कर दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आप लोग लगा सकते हैं, इसका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको करना क्या है, एक बार अच्छे से नोटबुक पेन लीजिएगा, उसको सवाल को अच्छे से देखिएगा और उसका एनालिसिस करके देखिएगा कि आपको क्या करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर उसको एक बार खुद से सॉल्व करके देखेंगे, जब तक आ नहीं जाए तब तक उस सवाल को छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है क्वेश्चन में कि बी जितना कार्य एक दिन में करता है ए उसकी तुलना में आधा ज़्यादा कर जाता है। यानी कि कोई बी है और कोई ए है। ठीक है, एक दिन में बी जितना कार्य करेगा, मान के चलो एक दिन में बी ने करा 2 कार्य। ठीक है, तो उसकी तुलना में ए ने आधा ज़्यादा कार्य, यानी कि बी कर रहा है 2, तो बी का आधा कितना होगा, 1 होगा। आधा ज़्यादा यानी कि 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि जो अपना ए है वो 3 काम कर रहा है और बी कर रहा है 2 काम। कितने दिन में, 1 दिन में। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि तदनुसार यदि बी अकेला कोई कार्य 18 दिनों में कर सकता है, बी कोई कार्य को कितने दिनों में, 18 दिनों में कर सकता है। यानी कि एक दिन में कितने कार्य कर रहा है, 2 दिनों में, एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। यानी कि बी के द्वारा कार्य किया गया होगा 18 दिनों तक, और 18 दिनों में उसने 36 कार्य को कर लिया होगा। 18 दिनों ने उसने 36 कार्य को कर लिया होगा। इस तरीके से हमारे जो टोटल कार्य की संख्या निकल के आई वो निकल के आई 36। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक दिन की हमको क्षमता पता है कि एक दिन में ये लोग कितना कार्य कर सकते हैं। अब आप कहें कि बी एक दिन में 2 कार्य करेगा और ए एक दिन में 3 कार्य करेगा। यानी कि अगर दोनों को मिला दिया जाए तो एक दिन में 5 कार्य हो जाएंगे। अब एक दिन में 5 कार्य हो गए हैं और हमारे पास जो 36 है ना वो टोटल कार्य हैं। 36 टोटल कार्य हैं, एक दिन में ए और बी मिलकर के 5 कर रहे हैं। तो 36 कार्यों को करने में कितना समय लगेगा, तो भाग दे देंगे तो 5 सत्ते 35 और 1/5, यानी कि 7 सही 1/5 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग ऐसा मान के चलिए कि ये जो चैप्टर है ना इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और इस लेवल का पूछा जाता है। तो बस ऑप्शन नंबर 4 जो है ना इसका आंसर है। जिसने ऑप्शन नंबर 4 लगाया है कमेंट बॉक्स से करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं लास्ट में। ठीक है, आप 20 क्वेश्चंस कराए गए हैं तो 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछा गया है कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर लंबी हैं, उसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको भुजाओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ट्रिपलेट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ट्रिपलेट्स कैसे, ट्रिपलेट वो होते हैं जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें फिक्स रहते हैं ट्रिपलेट्स। जैसे 9 और 12 है तो इसकी तीसरी भुजा 15 होनी चाहिए, ये समकोण का नियम कहता है। क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, कैसे पता चलेगा। अब देखिए समकोण त्रिभुज ऐसा इस तरीके का होता है, समकोण त्रिभुज कुछ इस तरीके का होता है और यहाँ पे आपको मान के चलो ये वाली भुजा 9 है तो ये वाली भुजा 12 है। ठीक है, अब हमें ये वाली भुजा पता करनी है। वैसे तो हमें दी गई है लेकिन हम चेक करने के लिए कि हमारा ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये क्या होता है, ये होती है कर्ण। क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये वाली आधार कहलाती है, ये वाली लंब कहलाती है। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो यानी कि अब देखा जाए तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 9 का 81 होता है। तो इनको जोड़ा जाएगा तो 225 आएगा और 225 का जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगी 15 हमें दी गई है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा त्रिभुज है वो क्या निकल के आया, समकोण त्रिभुज निकल के आया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपना जो त्रिभुज है इस तरीके का त्रिभुज है उसमें अंतःवृत्त, इसमें एक अंदर एक क्या बनाया गया है, वृत्त बनाया गया है इस तरीके से। उस वृत्त की हमें क्या बनानी है, त्रिज्या बतानी है। अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो उसके लिए आपको एक बेस्ट ट्रिक बताते हैं। उसके लिए एक ट्रिक ये रहेगी कि आपको क्या करना है, ये अपना क्या हो गया, आधार हो गया। आधार आप लोग मान लें 12 हो गया।
ये अपना लंब 9 हो गया, उसके बाद अपना ये कर्ण 15 हो गया। ठीक है, आपके लिए एक यहाँ पे अंतःवृत्त की पूछा जाए, अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी है। किसी भी समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला है वो है अपना लंब को और आधार को, यानी कि जो अपना लंब है और उसको आधार है उसको जोड़ करके उसमें से जो अपना कर्ण है उसको घटा दिया जाएगा और 2 से भाग दे देंगे तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, यानी कि हमने क्या बोला, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2, इसको हम करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी कि r निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि लंब कितना है। लंब कहेंगे आप 9 है और आधार 12 है, तो लंब 9 और 12 कितना हो गया, तो 24 हो गया। 24 में से 15 को घटाएंगे, उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो 24 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, तो 24 कहाँ से हो गया, ये हो गया 21, सॉरी 21 हो जाएगा यहाँ पे। 21 में से 15 जाएगा तो बचेगा 6, और 6 में से 6 का 2 जब भाग दिया जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। आंसर आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर। जो आर का मान निकल के आया वो कितना निकल के आएगा, 3 सेंटीमीटर इसका मान निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो जिसने ऑप्शन नंबर तीसरा लगाया है उसका आंसर सही है। बाकी जो भी ऑप्शन लगाते हैं ऑप्शन 1, 2, 3, ऑप्शन 1, 3 और 2 और 4, इसमें से किसी ने कोई भी ऑप्शन लगाया तो उसका आंसर गलत है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक मेज 1140 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है, तदनुसार उसे 5% का लाभ कमाने के लिए वह मेज को कितने में बेची जानी चाहिए। देखिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि 1140 में बेचा गया है तो किसी व्यक्ति को कितने की हानि हो रही है, 5% की हानि हो रही है। तो उसको 5% की जो हानि हो रही है उसकी हम पूर्ति कर देंगे और 5% की हानि को वापस ले लेंगे। कैसे लेंगे, तो 1140 जो है ना, अब इसको जब हानि होती तो आप लोग ऐसे लिखते कि 95% ऑफ, इस तरीके से लिखते हानि हो रही है। लेकिन आप क्या करेंगे, आपको लिखना क्या है, आपको जो संख्या दी गई है एक मेज को उसने बेच दिया है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य से जब हम क्रय मूल्य लेकर के आएंगे और उसके बाद हम उसको लाभ दिलाएंगे 5% का। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य लेकर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5% की हानि जो है ना यहाँ पे उल्टा लिखना पड़ेगा, 100/95। 100/95 लिख लिया। उसके बाद हमें इसको लाभ दिलाना है। अब ये जो संख्या निकल, इतना मान निकल के आया वो हमारा क्या बन गया, इतना मान निकल के आया हमारा CP बन गया, CP बन गया। ठीक है, CP बन गया। अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें ये करना है कि उसको कितने का लाभ दिलाना है, उसको दिलाना है 5% का लाभ। तो 105 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 100। अब आप कहेंगे 100 से 100 कट गया। अब यहाँ पे जब इसको निकालेंगे तो 21 बार ये जाएगा 5 से और ये जाएगा 19 बार। ठीक है, 19 बार चला गया। अब 19 से यहाँ पे ये कट जाएगा, 19 छिक है 6 बार चला गया तो 60 यहाँ पे हो गया, ऊपर बचेगा 60 × 21। अब यहाँ पे मान कितना निकल के आएगा, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो इसका मान निकल के आएगा 1260। यानी कि जो हमें 5% के लाभ पर मेज को, कुर्सी को बेचना होगा उसका मान निकल के आएगा 1260। तो 1260 में बेची जाए तब उसको 5% का लाभ मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। देखिए बहुत ही शॉर्ट तरीका था, आसानी से आप लोग इसको कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपसे पूछा गया है, एक वस्तु के बिक्री मूल्य में 12 रुपये की कमी से उसका 5% संभावित लाभ 2.5% हानि में बदल जाएगा, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, यानी कि CP कॉस्ट प्राइस कितना है, आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु के लिए विक्रय मूल्य में 12 रुपये की कमी हो गई, यानी कि 12 रुपये घटा दिए गए विक्रय मूल्य में, तो उसका 5% जो संभावित लाभ था, 5% संभावित लाभ था, वो कितने में चेंज हो गया, 2.5% की हानि में चेंज हो गया। इसका ये मतलब है कि 5% संभावित लाभ, यानी कि जो CP पर ही तो होगा, तो 105 पर हो गया, 105/100, 105/100। इसमें क्या हो गया, 12 रुपये की कमी हो गई। तो अब यहाँ पे क्या निकल के आया, 2.5% का लाभ हानि में चेंज हो गया, 2.5% की हानि में चेंज हो गया। यानी कि अब 2.5% की जो हानि होगी, यानी कि 97 सही 1/2, कितनी
97 सही 1/2% की जो हानि है वो किस पे निकल के आएगी, सीपी पर निकल के आएगी। और इनका डिफरेंस कितना है, 12 का डिफरेंस है। ठीक है, अब सीपी यहाँ से अगर हम आप कॉमन ले लेंगे तो सीपी कॉमन आ गया, 105/100 यहाँ पर रहेगा, 105/100 माइनस 97 सही 1/2 को जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 194, 195 सही 195/200 कितना आएगा, 195/200। ठीक है, इसका मान निकल के आएगा 12। अब यहाँ पे देखिए आपको सीपी निकालना है, बहुत आसान से निकाल लेंगे। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 100 और 200 का एलसीएम आएगा 200। उसके बाद यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 210 ऊपर बचेगा, 210 माइनस 195, 210 में से 195 जाएंगे और यहाँ पे सीपी है बराबर में हमारा 12 है। तो 210 में से 195 घटाएँ कितना बचेगा, 15 बचेगा। 15/200 कितना हो गया, सीपी इंटू 15/200 बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। तो अब यहाँ पे इसको काटेंगे तो 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 5 से जब इसको काटा जाएगा तो 5 चौके 20 और 0, और इस तरीके से मान निकल के आएगा सीपी बराबर 160। सीपी बराबर 160 निकल के आया, इसका मान सीपी का मान निकल के आया 160, जो कि आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर देख लेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन क्या है अपने पास। ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन यहाँ पे क्या 160, ऑप्शन नंबर 2। राइट आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया है, एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन कितना हो जाता है, 24,000 हो जाता है। तो उसका पूर्व में वेतन कितना था। तो बहुत आसान कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो आप लोग इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको देखिए बाद का वेतन पता चल गया है कि 24,000 है, उससे पहले का निकालना है, वो भी आप लोग निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मान के चलो पहले उसका वेतन था 100 रुपये, उसमें हो गई 20% की वृद्धि, यानी कि 120% हो गया, और उसका मान निकल के आया हमारे पास 24,000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 1 0 ये वाला कट गया और 12 दूनी हो गया 24। इस तरीके से इसका मान निकल के आया, कितना निकल के आया, एक्स का मान निकल के आ जाएगा 20,000। यानी कि जो उसका पूर्व में वेतन था उसका मान था 20,000। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, जैसे मैंने आपको उस लाभ और हानि वाले उस सवाल में कराया था, जैसे कोई बाद में दिया गया है 24,000 उसका हो गया है, अब इसको 20% की वृद्धि के बाद 24,000 हुआ है, यानी कि इसके पहले का निकालेंगे तो हम उल्टा करेंगे, 100/120, 100/120। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये अपना पुराना वाला निकल के आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे 1 0 ये कट गया और 12 दूनी हो गया 24, 2000 इंटू 10 कितना हो गया, 20,000 हो गया। इस तरीके से आपको मैंने 2 तरीके बता दिए हैं, तो कोई भी तरीका आप लोग कर सकते हैं जिसमें आप लोग अपने आप को सही से फिट बना पाएँ। ठीक है, तो 20,000 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो किसी गृह स्वामी को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि चावल खरीद के खर्च में वृद्धि ना हो। अब देखिएगा कि चावल का मूल्य है उसमें 25% की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई, 25% की वृद्धि हो गई और 125% हो गया। इसका जब हम निकालेंगे कि गृह स्वामी जो है ना, घर का मालिक जो है ना, उसको कितने % की कमी करनी चाहिए, तो यहाँ पे कमी का ये फॉर्मूला बन गया। अब जब इसको काटा जाएगा तो 25 पंजे 125 और यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 0, यानी कि जो अपना घर का मालिक है उसको अपनी खपत में, जो चावल की खपत है उसमें 20% की कमी करनी चाहिए, जिससे कि जो अपना खर्च है उस पर कोई भी फ़र्क ना पड़े, उसमें कोई भी बढ़ोतरी ना हो। ठीक है, तो 20% करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मालगाड़ी एक स्थान से 1 बजे अपराह्न 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करती है। एक दूसरी मालगाड़ी उसी स्थान से 3 बजे अपराह्न उसी दिशा में चलना आरंभ करती है और पहली गाड़ी को 9 बजे साय पार कर लेती है। तदनुसार उस दूसरी गाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। देखिए करेंगे कैसे,
सबसे पहले अपराह्न का मतलब समझिए। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि आपको कन्फ्यूज़न में लाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अपराह्न का मतलब होता है पीएम, ठीक है। अपराह्न का मतलब होता है पीएम, और एक होता है पूर्वाह्न। पूर्वाह्न उसका मतलब होता है एएम, ठीक है। तो दोपहर 1 बजे 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी ए चली है, मालगाड़ी ए चली है। अब उसके बाद कह रहे हैं कि 9 बजे उसको पार कर लिया है दूसरी रेलगाड़ी ने, यानी कि 1 बजे से 9 बजे तक पहली रेलगाड़ी जो चली है वो कितने घंटे चली है? 8 घंटे चली है। 8 घंटे में इसकी चाल हमें पता है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो 8 घंटे में कितनी चली है? तो आप कहेंगे 144 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर ली है। जो अपनी ए रेलगाड़ी है उसने 144 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। अब देखिए यहाँ पे 144 मीटर की दूरी आ गई हमारे पास। टोटल जो डिस्टेंस निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई? 144 मीटर की निकल के आ गई। अब कहा क्या गया है कि एक दूसरी मालगाड़ी मान के चलो बी आ गई, वो उसी स्थान से 3 बजे दोपहर को निकली। ये 1 बजे निकली थी और ये 3 बजे निकली है। अब 3 बजे निकली है और 9 बजे उसको जो अपनी पहली रेलगाड़ी थी उसको पार कर गई है, यानी कि 3 बजे से 9 बजे तक कितने घंटे हो गए? तो आप कहेंगे 6 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 6 घंटे हो गए। और उसने दूरी कितनी चल ली है? उसने दूरी चल ली है 144, यानी कि 144 किलोमीटर की दूरी को उसने 6 घंटे में पार कर लिया है। इसकी चाल कितनी निकल के आ गई? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय का मतलब होता है चाल का फॉर्मूला, और यहाँ से निकल के आ जाएगा कि 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, यानी कि इसकी जो चाल निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी बी की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दूसरी गाड़ी की चाल बताइए, दूसरी गाड़ी की गति बताइए कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति है। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति है, ठीक है, स्पीड है। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे की कुल 480 सिक्के हैं। जो टोटल सिक्के हैं हमारे पास उनकी संख्या है 480। उनका मूल्य 5:3:1 के अनुपात में है। उसके बाद कह रहे हैं कि तदनुसार उन सिक्कों की संख्या बताइए। सिक्कों का अनुपात हमें दिया नहीं गया है, जबकि हमें मूल्य का अनुपात दिया गया है कि मूल्य का अनुपात कितना है। सिक्कों का अनुपात अगर हमें पता चल जाएगा तो हम उन सिक्कों के जो संख्या है उसको भी निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको 50 पैसे की लिखने हैं, 50 पैसे, उसके बाद 25 पैसे और उसके बाद 10 पैसे, ठीक है। ये हो गए सिक्के, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 सिक्के, 10 पैसे के सिक्के। टोटल हमारे पास 480 सिक्के हैं। जब हमारे पास इनका अनुपात तो दिया नहीं गया कि इसका अनुपात कितना होगा, जबकि इसके मूल्य का अनुपात जरूर दिया गया है कि इसका मूल्य कितना होगा। इसका अनुपात दिया गया है 5 और इसका अनुपात दिया गया है 3 और इसका अनुपात दिया गया है 1, यानी कि 50 पैसे के सिक्के हैं वो उनका मिलाकर के जब मूल्य निकालेंगे तो 5:3:1 के अनुपात में निकलेगा, ठीक है। 5:3:1 के अनुपात में निकलेगा। अब इसका हम पैसे जो सिक्के हैं, सिक्कों का अनुपात कैसे निकाल सकते हैं? देखिए 5:3:1 के अनुपात में दिया गया है। अब हमें पता है कि 50 पैसे के जो सिक्के होते हैं उसमें 1 रुपये कितना निकल के आता है? 1 रुपये निकल के आता है 2, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई। 25 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए जब 1 रुपये बनेगा? तो आप कहेंगे कि 4 होने चाहिए। उसी प्रकार से 10 पैसे कितने सिक्के होने चाहिए जो 1 रुपये बनाएगा? आप कहेंगे कि सर 10 होने चाहिए। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 दूनी हो गया 10, 4 ती हो गया 12 और 10 एकम हो गया 10। तो इनका रेशियो निकल के आ गया ये। अब इसको आप लोग काटेंगे तो यहाँ पे 5, 6 और 5, 5, 6, 5 इसका रेशियो निकल के आ गया, यानी कि जो सिक्कों की संख्या है उनका रेशियो ये निकल के आ गया, अनुपात ये निकल गया। तो अब इसको जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 और 6 16, 16x बराबर टोटल सिक्के दिए गए हैं हमें, 16x बराबर 480, 16 × 48 0, यानी कि x का मान निकल के आ गया 30। अब हम सिक्कों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। 5:6:5 के अनुपात में था, तो 30 × 5 करेंगे तो 150 अनुपात 180 अनुपात 150। तो इसका मान निकल के आ गया ये, यानी कि
जो अपना मान निकल के आया 150, 180, 150, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है। तो इसका आंसर लगा लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जब आप लोग, तो नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है 1740 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है, इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए का 0.5 बराबर बी का 0.6 है, उसी प्रकार से सी का 0.75 है, तदनुसार सी को कितने रुपए मिले। तो इनका सबसे पहले हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ए और बी, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ए जो अपना ए है ना, उसको ए का 0.5 बराबर किसके है, बी के 0.6 के, बी के 0.6 के। तो जब ए और बी का रेशियो निकाला जाएगा कितना निकल के आएगा, तो ए और बी का ये रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले देखिए ए का कह रहे हैं कि ए का 0.5 बराबर है बी के 0.6 के। अब पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे ए अपॉन बी निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 6/5, ये इसका रेशियो निकल के आया। ठीक है, उसी प्रकार से हम देखेंगे कि बी का 0.6, बी का 0.6 बराबर है सी के 0.75 के, सी के 0.75 के। अब इसका भी जब हम निकालेंगे तो बी अपॉन सी निकल के आएगा कितना, बी अपॉन सी निकल के आएगा 0.75 अपॉन 0.6। तो यहाँ पे जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो निकल के आएगा इस तरीके से। तो कितना निकल के आया 75/60, 0.75 का निकल के जब निकालेंगे इसका रेशियो तो कितना निकल के आएगा, यहाँ से जब हमने इसका पॉइंट हटाया तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे और इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा कितना, यहाँ पे निकल के आएगा 75/60। यानी कि अब आप इसको काट भी सकते हैं तो 15 पंजे 75, 15 चौके 60। तो बी और सी का रेशियो निकल के आया B/C बराबर हो गया 5/4। ठीक है, ए और बी का पता है, बी और सी का पता है, तो तीनों का एक मिक्स निकाल लेंगे। तो ए और बी का कितना है, ए और बी का हमें पता है कि ए बराबर 6, बी बराबर 5 है। ठीक है, उसी प्रकार से बी और सी का हमें पता है कि बी बराबर 5 और सी बराबर कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। तो आसानी से देखिए आप लोगों को पता चल रहा है कि बी का यहाँ पर भी 5 है, बी का यहाँ पर भी 5 है। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल सही रेशियो है, सही मायने में सही रेशियो। तो ए का मान 6, बी का मान 5, सी का मान 4। ठीक है, अब इसको हमें डिवाइड करना है कि सी को कितने रुपए मिले थे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान कितना निकल के आया था 6, बी का मान 5 निकल के आया था, सी का मान निकल के आया था 4। अब क्या करना है, अब हमें बांटना है कि सी को कितने रुपए मिले। आप कहें कि सी को हमें मिला 4 रुपये मिले हैं। टोटल कितने थे, 5 और 6 11 और 4 15 हो गया, और 1740 इंटू 1740 कर देंगे। ठीक है, ये सी का हिस्सा हो गया, सी का हिस्सा हो गया। अब जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो कितना निकल के आएगा, तो 15 एकम 15 बचा 2 हमारे पास, 15 एकम 15, फिर कितना बचेगा 24 हो गया था यहाँ पे, 24 9 बचा, 15 छिक्के 90, 116 इंटू 4, 116 इंटू 4 तो 464 निकल के आएगा आंसर। 464 इसका निकल के आएगा आंसर है। यानी कि जो अपना सी का हिस्सा है वो कितना निकल के आएगा 464। तो आंसर आप लोग लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए मैं आपको थोड़ा समझाने में इस वजह से आपको जो है ना टाइम लग रहा है, नहीं तो जब इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको जिनमें टाइम नहीं लगने वाला है क्वेश्चन में। और आपको जब टाइम लग रहा है तो आपको थोड़ा स्पीड पे ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि 6 मेज़ें और 12 कुर्सियाँ 7800 रुपये में ख़रीदी गई। यानी कि 6 कुर्सी हैं, 6 टेबल हैं और 12 कुर्सी हैं, उनको 7800 रुपये में ख़रीदा गया है। यदि एक मेज़ का औसत मूल्य 750 रुपये है। अब देखिए एक का 750 है, एक का 750 है, तो टोटल हमने ख़रीदी हैं 6, टोटल 6 खरीदी हैं। तो 6 का कितना निकल के आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे 0 0 और 6 पंजे हो गया 30 और 6 7 42 4500 निकल के आया यहाँ पे। यानी कि जो अपनी टोटल 6 टेबल हैं, 6 मेज़ें हैं, उनका निकल के आया 4500। अब बचा कितना हमारे पास, बचा रह गया, आप लोग 7800 में जब 4500 घटाएंगे तो बचा रह गया 3300 बचा रह गया। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो 12 कुर्सियाँ लाई हैं हमने, 12 कुर्सियाँ ख़रीदी हैं, उनको टोटल हमने
3300 रुपये में ख़रीदा है। तो 12 कुर्सियों का मूल्य 3300 है, तो एक का निकालेंगे तो 3300/12 इसमें डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, बचा रह गया 9, बचा रह गया 9। अब 12 सत्ते 84, बचे रह गया 12 सत्ते 84 और 12 पंजे 60, तो 275 निकल के आएगा एक कुर्सी का मूल्य। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा 275। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। कोई एक क्लास है, उसमें 25 छात्र हैं, उनका औसत वेट कितना है, 50 किलोग्राम है। यदि उसमें कक्षा के अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार उसके अध्यापक का भार कितना था। तो सबसे पहले 25 छात्रों का औसत भार है 50 किलोग्राम, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 25 × 50 कितना हो गया, 25 × 50 यानी कि निकल के आएगा 25 पंजे 125, 1250 निकल के आया टोटल वेट। टोटल वेट कितना हो गया, क्लास में 25 स्टूडेंट थे, उन सभी का वेट मिला करके कितना हो गया, 50 हो गया, 1250। अब उसमें एक अध्यापक को भी शामिल कर लिया, यानी कि अब 26 लोग हो गए, 26 लोग हो गए। और जो अपना औसत भार था उसमें 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, यानी कि जो पहले 50 था उसका अब हो गया 51। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 और 51 और 26 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे 26 × 51 कितना निकल के आएगा, इसका निकल के आएगा 1326। ठीक है, 1326 निकल के आया। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 26 लोगों का वेट हो गया और कितना हो गया 1326, और जबकि 25 लोगों का कितना था 1250, यानी कि एक जो टीचर बड़ा हुआ है उसका वेट निकालेंगे तो 1326 में से 1250 घटाएंगे, तो 1326 में से 1250 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा 76। तो 76 किलोग्राम उस टीचर का, उस अध्यापक का भार है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है 76 किलोग्राम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक रेडियो विक्रेता ने एक रेडियो 2.5% की हानि पर बेचा। यदि उसने वह 100 रुपये अधिक कीमत पर बेचा होता तो उसे 7.5% का लाभ होता। 12.5% के लाभ के लिए वह रेडियो कितने में बेचना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे मैंने इसको पिछले जो 2 सवाल कराए थे उसमें। ठीक है, तो आप यहाँ पे थोड़ा जगह कम है उसकी वजह से मैं यहाँ पे करा नहीं रहा हूँ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डिफरेंस इनका 100 लेना है। सबसे पहले इसमें एक रेडियो है जिसको 2.5% की हानि पर रखना है और उसको 7% के लाभ का जो अपना डिफरेंस है वो 100 रुपये है। जब आपका यहाँ से CP निकल के आ जाएगा, CP जैसे ही निकल के आएगा उस पर 12.5% का लाभ निकाल दीजिएगा। और आंसर मैं बता देता हूँ आपका आंसर कितना हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1125। ठीक है, 1125 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर निकल के आ रहा है कि नहीं आए निकल के, तो कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर सॉल्व कराऊंगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि कितनी है, वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक यानी कि 365 दिन साधारण ब्याज की दर पर देने पर 2 रुपये प्रतिदिन का ब्याज अर्जित कर ले। देखिए यहाँ पे 365 दिन का ब्याज है और 2 रुपये प्रतिदिन का ब्याज बताया गया है। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, वह धनराशि, आपको एक फार्मूला तो पता होगा ना, साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, P × R × T/100। तो यही फार्मूला इसमें लगना है। P हमें पता नहीं है, P हमें ज्ञात करना है, तो P लिखेंगे। R पता है कि R है अपनी 5% × T कितना है, समय कितना है, आप कहेंगे प्रतिदिन, इसका मतलब ये है कि एक दिन का समय है और 365 लगाएंगे क्योंकि वार्षिक ब्याज है और बट्टे में 100 है और एक दिन का ब्याज कितना है 2 रुपये है, एक दिन का ब्याज 2 है। तो अब यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो 365 यहाँ पे 73 बार कट जाएगा और 73 × 2 करेंगे तो 146 हो जाएगा। तो P का मान निकल के आएगा 14,600। P का मान निकल के आया 14,600, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, P का मान निकल के आ गया 14,600 आपका, जो कि सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
इसका आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सी वाला ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 14,600 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमने आज टोटल 20 क्वेश्चंस करे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोगों के 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। अगर आपके 18 क्वेश्चन सही निकले हैं तो आपका मतलब सही है कि आप लोग अपनी तैयारी को उसी प्रकार से चलाते रहिए, और जिसके 18 से कम क्वेश्चन सही निकले हैं तो आप लोग थोड़ा मेहनत तो करिए ज़्यादा, और सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके। और वीडियो को अब आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही साथ जो वीडियो है उसको दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे जिससे कि आपको कोई बेनिफिट और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।